हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एंजियोग्राफी। तो पहले हम देख लेते हैं इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं और होता क्या है एक्चुअली। आज की डेट में आपको बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, हार्ट की प्रॉब्लम, कार्डियक की प्रॉब्लम, बीपी हाई हो रहा है, हार्ट ब्लॉक हो रहा है ना, कोलेस्ट्रॉल हाई हो रहा है। तो आए दिनों सुनने को हमें ये मिलता है और डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं जी आपके हार्ट की एंजियोग्राफी होगी। तो लोग बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं कि हार्ट की सर्जरी होगी, हार्ट की सर्जरी होगी। ये कोई सर्जरी नहीं है हार्ट की, ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है बेसिकली। पहले तो ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि ये क्या है, एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है जिससे हमें हार्ट की हालत पता चलती है। अब देखिए, हार्ट है, दिल क्या होता है, ट्यूबवेल की तरह होता है। उसमें बहुत सारा, जैसे ट्यूबवेल में पानी भरा होता है वैसे ही उसमें ब्लड भरा होता है और वहाँ से सब जगह सप्लाई होता है। तो हार्ट को खुद को भी काम करने के लिए, उसको धड़कने के लिए, वो धड़कता है तभी वो ब्लड जो है वो सप्लाई होता है। खुद को काम करने के लिए भी उसको एनर्जी चाहिए, उसको भी ब्लड चाहिए, उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए। तो उसको जो खून लेके जाती हैं आर्टरीज या वेन्स, जो नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोले तो नसें बोलते हैं, तो वो उनमें जब ब्लॉकेज हो जाती है, मान लीजिए उसको जो लेके जाती है उन्हीं में ब्लॉकेज हो जाए तो हार्ट काम कैसे करेगा। यहाँ पे हार्ट ने अपना काम स्टॉप किया, वहाँ पे बंदा ऑफ हो गया। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न बन जाता है ये कि हार्ट को खुद को जो आर्टरीज और जो वेन है वो ब्लड लेके जाती है, उनका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। और वो जब ब्लॉक हो जाती है, जब आपको डॉक्टर बोल देता है कि हार्ट में ब्लॉकेज है, तो उसको देखने के लिए कि ब्लॉकेज कितनी है, कौन सी जगह पे है और आसपास कितने मतलब कहाँ कहाँ हुई है ब्लॉकेज, तो ये एंजियोग्राफी की जाती है। अब ब्लॉकेज किस किस वजह से होती है, आपको बोला जाता है ना हेल्दी खाना खाइए, ऑयली नहीं खाना है, एक्सरसाइज करना है, वो कोलेस्ट्रोल, फैट, कैल्शियम, वो सब चीज़ें इकट्ठी हो जाती है, ब्लॉक कर देती है आपकी आर्टरी को। ब्लड फिर रास्ता नहीं ढूंढ पाता अपना, तो वो ब्लॉक हो जाता है और उसी वजह से क्या, हार्ट जो होगा वो धीरे 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 काम करना बंद कर देगा। तो देखते हैं एंजियोग्राफी क्या होता है। एंजियोग्राफी के लिए आपको डॉक्टर एडमिट होने के लिए बोलता है, तो लोगों को स्ट्रेस हो जाता है कि अब क्या होगा, बीपी हाई कर लेते हैं और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर उनका डिले हो जाता है। इसी के लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखिए, बेसिकली एक इन्वेजिव प्रोसीजर होता है, मतलब एक इंसिजन देके एक कैथेटर डाला जाता है आपके हार्ट में, ठीक है। एक पाइप होती है, वो या तो आपकी बाजू से एक वेन जाती है या आपकी थाई में से, दो चॉइस होती है ये प्रेफरेबल, वहाँ से वेन जाती है डायरेक्टली हार्ट तक। तो कैथेटर जो होता है, एक ट्यूब जो होती है, वो इन दो रास्तों में से, दो में से एक चूज़ किया जाता है जो भी प्रेफरेबल है। उसमें से क्या आपकी हार्ट में डाला जाता है और उसकी सराउंडिंग को देखा जाता है, उसके आसपास के जितने भी वेन्स होगी, आर्टरीज होगी, उनको देखा जाता है। वो हार्ट के चैम्बर और कॉर्नरी आर्टरी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें बताती है। ये जो प्रोसीजर होता है बेसिकली क्या बताता है कि हार्ट की कंडीशन क्या है, उसमें जो चैम्बर्स हैं, कमरे बने हुए हैं, वो सही हैं कि नहीं है, तो वो बताता है। मोटा मोटा समझ लीजिए, एक ट्यूब होती है जो कि बाहर से हार्ट तक जाती है, वेन उसमें डाली जाती है और उसमें एक डाई डाली जाती है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट डाई डाली जाती है, जिसको हम कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। एक डाई होती है वो डाली जाती है। उसको डाल के क्या होता है कि अंदर की जो इमेज होती है, अंदर की जो पिक्चर होती है ना, हमें बहुत अच्छे से दिखती है, क्लियर वे में दिखती है। कौन कहाँ से डाली जाती है, फीमोरल या रेडियल में से, फीमोरल या रेडियल वेन होती है उनमें से डाली जाती है। ये होती है आपकी थाई के पास, ये होती है आपकी रिस्ट के पास। तो इन दो रास्तों में से एक रास्ता चूज़ करके वो जो कैथेटर की ट्यूब होती है एक बहुत लंबी सी, वो डाली जाती है, आपके हार्ट तक डाली जाती है वो, ठीक है। और ये प्रोसीजर ओटी में होता है, इसके लिए स्पेशल ओटी होती है, उसको हम बोलते हैं कैथ लैब, ठीक है, कैथ लैब बोलते हैं उसको। तो अब देखिए, अब मान लीजिए मेरी ही ओटी होनी है, मुझ में ही ये कैथेटराइजेशन होनी है, एंजियोग्राफी होनी है, तो डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया है कि ठीक है आपकी ओटी होनी है। ओटी होने से पहले सब चीज़ें चेक की जाती है, आपका बीपी सही है, शुगर कंट्रोल में है। आए दिन हम देखते हैं शुगर की बहुत प्रॉब्लम होती है, हर एक इंसान को शुगर की प्रॉब्लम रहती है। अब शुगर वाले पेशेंट में ये होता है कि कोई भी सर्जरी करेंगे तो ब्लीडिंग के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए वो भी कंसर्न होता है, ठीक है। तो शुगर को भी अपनी मेंटेन करके रखना है। तो अब ओटी होनी है तो सब कुछ अगर ठीक है, आपके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, उसमें यूरिया और क्रेटिनिन ये टेस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ये सही आना ज़रूरी होता है। ये आपके किडनी की कंडीशन बताता है बेसिकली कि किडनी आपकी सही काम कर रही है, क्योंकि जो डाई डाली जाएगी ना अंदर, तो वो उसको बॉडी से निकालने का काम किडनी करेंगी हमारी। तो किडनी अगर सही है, यूरिया क्रेटिनिन सही है, तो आपका वो टेस्ट किया जाता है। और टेस्ट करने से पहले आपका कंसेंट लिया जाता है। कंसेंट मतलब एक रिटन मेल होती है जिस पे लिखा होता है कि आप अपनी मर्जी से ये टेस्ट करवा रहे हैं। क्योंकि देखिए, ऑर्गेनाइजेशन आपको एडवाइस कर सकती है, आपको प्रॉब्लम बता सकती है, आपको फोर्स नहीं करती कि आपको करवाना ही है। तो वो कंसेंट साइन होता है। कंसेंट साइन होने के साथ साथ आपको एलर्जी
ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। अगर कोई आपको एलर्जी है सी फूड से, जो भी है मछली, झींगा, केकड़े, प्रॉन वगैरह जो भी खाते हैं, अगर उनसे आयोडीन से कोई एलर्जी है तो वो आपको इन्फॉर्म करना होता है, क्योंकि डाई में जो होता है ना, वो जो डाई डालते हैं उसमें आयोडीन होता है, तो वो एलर्जी कॉज कर सकता है। तो उसके लिए आपको पहले ही क्या एंटी एलर्जिक मेडिकेशन दे दी जाती हैं, अगर इन्फॉर्मेशन दे दी जाए टाइम पे तो, ठीक है। और डायबिटिक पेशेंट को भी कंसर्न होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनकी जो मेडिकेशन चल रही होती है, बेसिकली मेटफॉर्मिन सबसे कॉमन है, तो वो भी स्टॉप की जाती है, ओटी से 24 घंटे पहले वो स्टॉप करनी होती है। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाली होती है कि एलर्जी है, अगर आपको डायबिटिक हैं आप, तो वो चीज़ें इन्फॉर्म की जानी चाहिए, ठीक है। और डायबिटिक मेडिकेशन जो है वो विद होल्ड कर दी जाती है, मतलब रोक दी जाती है 48 आवर्स पहले प्रोसीजर से, क्योंकि ब्लीडिंग के रिस्क कम हो जाते हैं। और जो पेशेंट है उसको एनपीओ रहना होता है, ठीक है। 6 से 8 घंटे पहले ही खाना स्टॉप कर देना होता है, खाली पेट रहना होता है। और अगर हो गया आपका प्रोसीजर, मतलब मान लीजिए मेरा प्रोसीजर हो गया है, वो डाल दिया कैथेटर, देख लिया उन्होंने कितनी ब्लॉकेज है, उसके बाद क्या होता है, वो कैथेटर को उसी जगह पे रखा जाता है, कुछ टाइम बाद निकाला जाता है, तब तक आपको आईसीयू में रखा जाता है सॉरी, तब तक आपको आईसीयू में रखा जाता है और आईसीयू में उसको निकाला जाता है। उसको निकालते टाइम सबसे ज़्यादा रिस्क होता है ब्लीडिंग का सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, तो इसलिए उस पर बहुत बड़ा प्रेशर अप्लाई किया जाता है, ज़ोर से उसको दबाया जाता है उस जगह को। अब देखिए कोई पाइप गई हुई है, वो आपके हार्ट तक जा रही है डायरेक्टली, है ना, तो हार्ट तो ब्लड से भरा हुआ है, यहाँ से कोई चीज़ अगर अब निकाली गई है तो ब्लड डायरेक्टली आएगा ना, तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा ब्लीडिंग का। तो इसमें क्या करना होता है आपको, अगर आपकी टांग में से डाली गई है या आपकी बाजू में से डाली गई है, तो उस जगह को बिल्कुल हिलाना नहीं होता है 4 to 6 आवर्स तक, कंप्लीटली 4 to 6 आवर्स तक उस जगह को आपको जैसा है वैसा ही रखना होता है, बिल्कुल हिलाना नहीं होता है, फोल्ड नहीं करना होता है। और बेड रेस्ट के लिए बोला जाता है, आपको 6 से 12 घंटे तक कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहना है, ठीक है। और बेड को बिल्कुल ऊपर नहीं करना है कि हाँ ऊपर करके आराम से पीठ लगा के बैठ गए, जी नहीं, बिल्कुल 10 to 15 डिग्री से ऊपर नहीं करना है, थोड़ा सा आप ऊपर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। और डायबिटिक पेशेंट के लिए डायबिटिक जो मेडिसिन होती है वो एटलीस्ट 48 घंटे के बाद शुरू करनी है, उससे पहले नहीं। खाना खिला दिया जाता है, वो निकालने के बाद कुछ टाइम बाद एनपीओ ओवर करवा दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर के कंसर्न के बिना वो नहीं करनी है। आपका शुगर चेक किया जाता है, उसके बाद ही आपको एटलीस्ट 48 आवर्स के अंदर ही रिज्यूम की जाती है। और अगर आपको लग रहा है आपके पैरों में या हाथ में ठंडे पड़ रहे हैं, नमनेस हो रही है, ऐसे मतलब कुछ अलग सी सेंसेशन आ रही है, तो आपको बताना है उस टाइम पे, ठीक है। खुद आप ऐसा फील कर रहे हो या फिर जो आपके साथ है उनको भी ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। और आपके जो उस एरिया में जहाँ पे वो ट्यूब डाली गई है, आसपास की पल्स भी चेक की जाती है, ठीक है। और ब्लीडिंग सबसे बड़ा रिस्क होता है, जैसे कि अगर ब्लीड हो रहा है, पाइप निकाल दी गई है, उसके बाद भी अंदर से भी ब्लीडिंग हो सकती है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा सूजन हो सकता है, नीली पड़ सकती है वो जगह, तो मतलब वो अंदर ही अंदर से ब्लीडिंग हो रही है, तो ये रिस्क रहते हैं, उसमें कोई ज़्यादा वो रिस्क नहीं रहता है। ये हो जाने के बाद, ब्लॉकेज पता चलने के बाद एक और वैसी ही ट्यूब डाली जाती है, उसके आगे बलून होता है, उसको फुला दिया जाता है, तो वो जो ब्लॉकेज होती है ना, वो चिपक जाती है, साइड हो जाती है और वो रास्ता क्लियर हो जाता है। उसको बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी ये ट्रीटमेंट होता है, ये डायग्नोस्टिक नहीं होता है। एंजियोप्लास्टी से आपकी वो जो नसें ब्लॉक थी ना, वो ब्लॉकेज खोली जाती है, तो ये सर्जरी होती है बेसिकली, बट ये भी इसी प्रोसीजर के साथ होती है, ठीक है। तो ये होता है एंजियोग्राफी। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, बस एलर्जी का अपने वाइट